जय हिंद। एक आईएएस ऑफिसर जिनकी पत्नी एक रजवाड़े खानदान से होती है और तकरीबन 600 करोड़ रुपए की मालकिन होती है, वो हर जगह हर पोस्टिंग पर अपने पति यानी इस आईएएस ऑफिसर के साथ रहा करती। इन दोनों की 4 बेटियां थी, पूरा परिवार काफी खुशहाल था। पर एक पोस्टिंग ईरान में ऐसी मिली जिस दौरान आईएएस अफसर वहां के हालातों के मद्देनजर अपने परिवार को अपने साथ नहीं ले जाती। इस दौरान उनकी पत्नी की एक नौकर से मुलाकात होती है। वो नौकर सम्मोहन के जरिए आईएएस ऑफिसर की पत्नी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्हें कहता है कि आपकी 4 बेटियां हैं, क्या आपको बेटे की जरूरत नहीं है? आईएएस अफसर की पत्नी कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? इसके बाद इस अफसर की पत्नी अपने पति को छोड़कर इस व्यक्ति से शादी कर लेती है। इस केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में बहुत ही दिलचस्प केस है। अब जगह है कर्नाटक का बेंगलुरु और उसका रिचमंड इलाका। सर मिर्जा इस्माइल की पोती जिसका जन्म साल 1947 में हुआ था, वो अब बड़ी हो चुकी है, देखने में काफी खूबसूरत है और शौक रईस जादों जैसे हैं। नाम है शकीरा खलीली। शकीरा को घर में सभी प्यार किया करते। अब बेहद खूबसूरत इस लड़की के लिए लगातार लड़के भी देखे जा रहे थे। जब अलग अलग जगह रिश्ता देखा गया तो इस दौरान परिवार में ही किसी ने सलाह दी कि अकबर मिर्जा नामक जो कजन है, जो घर में ही लड़का है, उससे क्यों ना शकीरा का निकाह कर दिया जाए। अकबर मिर्जा एक सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्विसेज में चयन होने के बाद उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसके बाद उनकी जगह जगह पोस्टिंग हुई। रहने वाले वो तमिलनाडु के मद्रास के थे और उनकी पोस्टिंग बगदाद, कोलंबो, पेरिस, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अलग अलग जगह पर रही और अलग अलग ओहदों पर रही। शादी के बाद अकबर मिर्जा जहां जहां पोस्टिंग पर गए वहां वहां अपने परिवार को साथ में लेकर जाते, क्योंकि आईएफएस अधिकारियों को दरअसल ये सुविधा मिलती है कि उनकी पोस्टिंग किसी भी देश में हो तो वहां पर वो अपने परिवार को साथ में लेकर जा सकते हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए भी स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। अकबर मिर्जा और शकीरा खलीली के घर में 4 बेटियों का जन्म हुआ। अब इसके बाद लगातार बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। अब इस बीच अकबर मिर्जा की पोस्टिंग आ जाती है ईरान में। ईरान में उस समय रेवोल्यूशन चल रहा था, जिस वजह से हालात ठीक नहीं थे, विद्रोही काफी हावी थे। ऐसे में अकबर मिर्जा ने सोचा कि अपने परिवार को वहां पर ले जाना ठीक नहीं है और शकीरा ने भी मन बनाया कि क्यों ना मैं बेंगलुरु में रह लूं जब तक अकबर मिर्जा की ईरान में पोस्टिंग है। अब शकीरा बेंगलुरु में अपनी बेटियों के साथ सेटल हो जाती हैं। वो बेंगलुरु में सनके रोड पर अपने परिवार के लिए एक घर बनाती हैं। वो कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाती हैं और काफी समय लगाकर अच्छे से दिलचस्पी लेकर इस घर को तैयार करवाती हैं। अब बेटियां रोज स्कूल जाती थीं। इस बीच मां शकीरा खलीली सुबह से लेकर शाम तक अपने घर बनवाने के काम में बिजी रहती। अब जैसे ही इस घर के निर्माण का काम पूरा हुआ तो उसके बाद उसने अपनी मां के लिए एक दूसरा घर बनाया जो कि देखने में काफी खूबसूरत था। इसके साथ ही शकीरा खलीली की बेंगलुरु में और भी काफी प्रॉपर्टीज थी जिनके रेनोवेशन का काम उसने इस दौरान ईरान में अपने पति की पोस्टिंग के दौरान कर लिया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक बार रामपुर के नवाब के यहाँ शादी होती है, जिसके लिए शकीरा खलीली और उनके पति अकबर के यहाँ इनविटेशन पहुंचता है। अब अकबर मिर्जा कथित तौर पर कहते हैं कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा इस शादी में क्योंकि मैं बाहर हूं, इसलिए शकीरा खलीली को वो कहते हैं कि तुम बेटियों को लेकर इस शादी में जरूर पहुंच जाना, नहीं तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगेगा। अब शकीरा खलीली वहां पर पहुंच गई। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो उनसे सभी पूछते हैं कि तुम्हारे पति अकबर क्यों नहीं आए। शकीरा जवाब देती हैं कि वो बाहर पोस्टिंग में गए हुए हैं, वहां से आना संभव नहीं था, इसलिए मैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर आ गई हूँ। अब शादी का माहौल था तो ऐसे में सभी मिलने जुलने वाले सभी रिश्तेदारों दोस्तों से बातचीत चल रही थी। इस बीच शकीरा खलीली की वहां पर एक नौकर से मुलाकात होती है जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्रा होता है। वो नवाब साहब के यहाँ नौकर के तौर पर कार्यरत था और उनका काफी पुराना नौकर था। मुरली मनोहर मिश्रा कथित तौर पर सम्मोहन में काफी माहिर था। शादी के दौरान जब शकीरा खलीली घर में घूम रही थी
तब ये नौकर मुरली मनोहर उसे देखकर कहता है कि मैडम, क्या आपको लड़के की जरूरत है? आपकी 4 लड़कियां हैं, क्या आपको लड़के की जरूरत महसूस नहीं होती? अब ऐसे में शकीरा खलीली जवाब देती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? वो कहता है, मैडम, मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूं कि आप बेटा चाहती हो, पर इस बात को आपने अपने मन में दबा कर रखा है। इतना कहने के बाद शकीरा को लगता है कि आखिर इस इंसान को इतना ज्यादा कैसे पता, और वो मुरली की तरफ आकर्षित हो जाती है। मुरली सम्मोहन में तो पहले से ही माहिर था, ऐसे में शकीरा अब मुरली के बिना नहीं रह पाती। मुरली से लगातार उसकी मुलाकातें होती रहती हैं और मुरली एक शर्त शकीरा के सामने कथित तौर पर रख देता है कि अगर आपको बेटे की जरूरत है तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा और इसके साथ ही मेरे साथ किसी अलग जगह पर रहना पड़ेगा। अकबर मिर्जा ईरान की पोस्टिंग से वापस अपने घर भारत में आ जाते हैं, पर इस दौरान उनकी पत्नी कथित तौर पर अपने पति को कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पति पढ़े लिखे थे, एक सिविल सर्वेंट थे, तो उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब किए बिना अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। साल 1986 के अप्रैल महीने में इस जोड़े का तलाक हुआ और 17 अप्रैल 1986 को शकीरा खलीली मुरली मनोहर से शादी कर लेती है। अब जैसे ही इस जोड़े की शादी होती है, मुरली मनोहर अपना नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद रख लेता है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो शकीरा की मां और उसकी 4 बेटियां उससे काफी नाराज थी। शकीरा की मां का यह कहना था कि इतने अच्छे परिवार से वो लोग ताल्लुक रखते हैं, पति एक सीनियर सिविल सर्वेंट है, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, एक अच्छे घर में शादी हुई है, ऐसे में शकीरा ने ऐसा डिसीजन, एक ऐसा फैसला क्यों ले लिया जिससे कि परिवार को भी तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। शकीरा की शादी के बाद उसकी 3 बेटियों ने उससे बात करनी बंद कर दी, पर एक बेटी सबा अभी भी यदा कदा अपनी मां को फोन कर लिया करती, क्योंकि वो अपनी मां शकीरा को काफी प्यार किया करती थी। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सबा मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो बॉम्बे चली गई थी। अब 1991 के मई महीने में सबा अचानक से अपनी मां को फोन करती है। वो अपनी मां का हालचाल जानना चाहती थी, पर दूसरी तरफ से शकीरा ने, यानी उसकी मां ने फोन नहीं उठाया। फोन उठाया उसके पति श्रद्धानंद ने। अब श्रद्धानंद से जब बात होती है तो वो कहता है कि तुम्हारी मां हैदराबाद में नवाब साहब के यहाँ शादी में गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी, तुम 2-4 दिन के बाद फोन कर लेना। अब 2-4 दिन बाद सबा फिर से फोन करती है तो श्रद्धानंद ये बताता है कि अब वो कच्छ के एक व्यापारी के यहाँ शादी में गई है, तुम कुछ दिन बाद कॉल कर लेना। अब कुछ दिन बाद फिर से सबा कॉल करती है तो उसे कथित तौर पर जवाब दिया जाता है कि इनकम टैक्स की कुछ टेंशन चल रही है, जिस वजह से तुम्हारी मां काफी परेशान है, वो फिलहाल बात नहीं कर सकती। अब कुछ दिन बाद सबा फिर से फोन करती है, क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा था, मां से बात करनी थी पर बात हो नहीं पा रही थी। अब फाइनली सबा फोन करती है, श्रद्धानंद फिर से फोन उठाता है। इस बार वो तीखे तेवर दिखाते हुए सख्ती से बात करती है और कहती है कि तुम मेरी मां से बात करवाओगे या नहीं करवाओगे। श्रद्धानंद इस बार कहता है कि दरअसल बात यह है कि तुम्हारी मां प्रेग्नेंट है और वो अमेरिका चली गई है। अमेरिका के रूजवेल्ट इलाके में वो रह रही है और वो 9 महीने तक किसी का भी हस्तक्षेप अपने जीवन में नहीं चाहती। सबा अब श्रद्धानंद से पूछती है, कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो मेरी मां का अमेरिका में? तो श्रद्धानंद इस बात से इनकार कर देता है। अब सबा दूसरे चैनल से अपनी मां को खोजने की कोशिश शुरू कर देती है। उसके कुछ दोस्त अमेरिका में रहते थे, इसी एरिया में जहां पर श्रद्धानंद ने बताया था, उसी एरिया के आसपास अपने दोस्तों से संपर्क करती है। अब दोस्त भी लगातार खोज रहे थे, पर किसी को सबा की मां का पता नहीं चला। फाइनली जब दोस्तों ने भी कंफर्म किया कि अमेरिका के इस इलाके में उसकी मां नहीं है, तो उसके बाद सबा 10 जून साल 1992 को पहुंच जाती है कर्नाटक के बेंगलुरु के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में। वहां जाकर वो पूरी केस को, पूरी कहानी को बताती है पुलिस के सामने, और पुलिस भी हैरान रह जाती है। उसका कहना है कि लंबे समय से, यानी साल 1991, 3 साल से वो अपनी मां को चेज कर रही है, पर उसकी मां का दूसरी शादी के बाद कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद जांच टीमें गठित की जाती हैं, पर तकरीबन 2 साल बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। अब इसके बाद केस केंद्रीय अपराध शाखा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शकीरा के घर का दरअसल एक नौकर था। शकीरा रहती थी बेंगलुरु के रिचमंड इलाके में। वहां पर एक नौकर था जो कि रोज शराब पीता था, और शराब पीने के लिए वो रोज पास के ही एक ठेके में जाया करता, वहां से शराब खरीदता और उसे बैठकर
पिया करता। अब ये बात जांच एजेंसी को पता चली। जांच एजेंसी के एक कांस्टेबल वहां पर जाकर बैठने लगे। उन्हें पहचान थी कि घर का नौकर कौन है। अब जब शाम को शकीरा का ये नौकर निकलकर घर से बाहर आया शराब पीने के लिए, तो इस दौरान ये कांस्टेबल इस नौकर से बात करता है और इस नौकर को शराब पीने के लिए ऑफर करता है। नौकर को शराब पिलाने के बाद पुलिस का ये कांस्टेबल पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारी मालकिन शकीरा कहां पर है, वो काफी समय से बल्कि काफी सालों से दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये नौकर जवाब देता है कि दरअसल मालकिन मर चुकी हैं और वो इस समय घर में ही है। उनको एक कमरे में नीचे दफनाया गया है, जो घर का सबसे खूबसूरत कमरा है उसी में उन्हें नीचे दफनाया गया है। बस ये बात ये कांस्टेबल सीधा अपने अफसरों को बताता है। उसके बाद 28 मार्च को शकीरा के दूसरे पति श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और एक एक राज उगलवाया जाता है, जिसके बाद 30 मार्च को जांच एजेंसी पहुंच जाती है घर में। एक गड्ढा खोदा जाता है। वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के काफी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। जो जगह बताई गई थी वहां पर गहरा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद वहां पर एक ताबूत मिला। जब इस ताबूत को खोला गया तो उसमें एक महिला का कंकाल, उसकी नाइटी और भी कई चीजें निकली, जिसके बाद अब यह साबित हो चुका था कि यह शकीरा की ही लाश है। शकीरा की बेटी सबा का रो रो कर बुरा हाल था, परिवार भी काफी दुखी था। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में निचली अदालत ने श्रद्धानंद नामक इस व्यक्ति को सजाए मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में चला गया और साल 2005 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में श्रद्धानंद इस मामले को लेकर गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की सजा को कम्यूट करते हुए उसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके बाद रिसेंटली भी इस व्यक्ति ने कोशिश की कि उसकी सजा को माफ कर दिया जाए, पर माननीय अदालत ने उसकी सजा को माफ नहीं किया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जब सख्ती से इस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि शकीरा तकरीबन 600 करोड़ रुपए की मालकिन थी। उसकी बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, जिसे देखते हुए मैंने सम्मोहन के जरिए उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मैंने उससे शादी की। मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता था। इसके लिए मैंने उसे बताया कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं, क्या तुम बेटा नहीं चाहती। इसके बाद वो सीधे तौर पर मेरे से शादी करने के लिए राजी हो गई और जब मेरे से शादी हुई तो मैंने पूरी प्रॉपर्टी को अकेले हथियाना चाहा, इसलिए मैंने शकीरा की हत्या कर दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि किसी भी लालच में या किसी और कारण के चलते अगर किसी की हत्या या गलत काम को अंजाम दिया जाता है तो कानून एक ना एक दिन ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर देता है। जय हिंद।